यहाँ तक तो हम लोगों ने एक जनरल फंक्शन f और f इनवर्स के बारे में डिटेल में समझा। अब हम लोग आते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस पे कि क्या उनका इनवर्स एग्जिस्ट करता है क्या। यानी कि इस तरह के जो फंक्शन होते हैं साइन थीटा, कॉस एक्स, टैन एक्स, क्या इन फंक्शंस का इनवर्स एग्जिस्ट करता है? बिल्कुल नहीं एग्जिस्ट करता है। तो आप कहेंगे अरे ये क्या हो गया, आप तो पूरा चैप्टर ही गोल कर दिए, इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पढ़ाने चले थे और बोल रहे हैं कि साइन कॉस टैन का तो इन्वर्स ही एग्जिस्ट नहीं करता है। बिल्कुल सही है। जिस तरह से हम लोग पढ़ते हैं कि भाई ये साइन फंक्शन है, कॉस फंक्शन है, टैन फंक्शन है, उसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? फॉर द सिंपल रीजन कि ये साइन कॉस टैन ये सब पीरियोडिक फंक्शंस हैं। ध्यान रखिए, ये सभी पीरियोडिक फंक्शन हैं और दुनिया के जितने भी पीरियोडिक फंक्शन होंगे उसका इन्वर्स कभी एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता है? क्योंकि देखिए पीरियोडिक फंक्शन का मतलब क्या हो गया कि एफ ऑफ एक्स दिस इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस टी फॉर सम फिक्स्ड टी फॉर ऑल एक्स। तो ये फंक्शन क्या हो गया? देखिए ये फंक्शन क्या हो गया? मेनी वन हो गया। वन वन तो है ही नहीं, वन वन ही नहीं है तो इन्वर्स कहाँ से इसका एग्जिस्ट करेगा? यानी कि कोई भी पीरियोडिक फंक्शन हो उसका तो इन्वर्स एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता है। साइन कॉस टैन ये सब तो पीरियोडिक हैं। साइन कॉस का पीरियड होता है 2 पाई, टैन का होता है पाई। पीरियोडिक फंक्शन है, इसका मतलब इसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। साथ ही साथ ये लोग सर्कुलर फंक्शन है ना। सर्कुलर का मतलब ये हुआ कि आप एक यूनिट रेडियस का सर्कल ले लीजिए, उस सर्कल पे कोई पॉइंट अगर ऐसे ऐसे गोल 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 मूव कर रहा है तो किसी भी एक इंस्टेंट पे उसका जो एक्स कोऑर्डिनेट है और जो वाई कोऑर्डिनेट है, एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू हो जाती है कॉस थीटा, वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू होती है साइन थीटा। ये आपको कॉस और साइन की वैल्यू देता है और ये पॉइंट इस सर्कल पे गोल गोल मूव कर रहा है। तो आप देख रहे हैं कि अभी अगर इस पर्टिकुलर थीटा के लिए ये पॉइंट यहाँ पर है तो एक राउंड और लेने के बाद यानी कि थीटा प्लस 2 पाई पे हम लोग आएंगे तो हम लोग वापस वहीं आ जाएंगे। एक राउंड और लेंगे तो थीटा प्लस 4 पाई पे हम लोग वहीं आ जाएंगे। यानी कि हम लोग सीधे सीधे ये लिख सकते हैं कि कॉस थीटा प्लस 2 पाई दिस इज इक्वल टू कॉस थीटा। सर्कुलर फंक्शन है तो ये वन वन फंक्शन तो हुआ ही नहीं, इसलिए इसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। अब ये डायग्राम जब मैंने यूनिट सर्कल का बना दिया है तो इसका यूज़ करके 2-3 बहुत ही अच्छे रिलेशन डिराइव होते हैं जो पहले भी मैंने बेसिक ट्रिगोनोमेट्री में बताया था। मैं फिर से यहाँ बता देता हूँ। उन रिलेशंस का यूज़ आपको इन्वर्स फंक्शन में काफ़ी करना पड़ेगा। तो मैं 2-3 बहुत ही अच्छे क्यूट से रिजल्ट साइन कॉस टैन के बारे में इसी सर्कल का यूज़ करके आपको डिराइव कर देता हूँ। कॉस थीटा और साइन थीटा क्या होता है? किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे एक्स कोऑर्डिनेट जो है वो कॉस थीटा हो जाता है, वाई कोऑर्डिनेट जो है वो साइन थीटा हो जाता है। यहाँ हमने एक्स वाई लिखा है, इसको आप चाहें तो कॉस थीटा साइन थीटा भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब मान लीजिए कि अभी आप इस पॉइंट पे हैं जब आपका ये एंगुलर पोजीशन थीटा है। इस पॉइंट से अगर आप 2 पाई एंगल का रोटेशन करते हैं तो वापस यहीं आ जाइएगा, 4 पाई का करिएगा तो वापस यहीं आ जाइएगा। और इसमें हम लोग एक कन्वेंशन लेते हैं कि अगर आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन कर रहे हैं तो एंगल जो है वो प्लस होगा। यानी कि अभी हम लोग थीटा पे हैं, अगर एक चक्कर और लगा लेते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो आप थीटा प्लस 2 पाई पे आ जाइएगा। अगर 10 चक्कर लगा लेते हैं तो आप थीटा प्लस 10 टाइम्स 2 पाई पे आ जाइएगा। तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हुआ तो प्लस एंगल हो जाएगा, क्लॉकवाइज हो जाएगा तो माइनस हो जाएगा। यही स्टैंडर्ड नोटेशन हर जगह चलता है। रोटेशनल मैकेनिक्स, फिजिक्स, एसी सर्किट सब जगह यही चलता है। इस कॉम्प्लेक्स नंबर उसमें भी यही चलता है। तो अगर आपको पता करना है कि साइन थीटा प्लस 2 पाई ये क्या होगा तो ये क्या हो जाएगा? दिस विल बी इक्वल टू साइन थीटा। साइन थीटा क्या हो जाएगा? ये वाला वाई कोऑर्डिनेट। थीटा प्लस 2 पाई का मतलब क्या है कि आप एक चक्कर और लगा करके वापस यहीं आ गए, वापस यहीं आ गए, सेम पॉइंट पे आ गए तो वाई कोऑर्डिनेट सेम रहेगा। अगर कोई आपसे पूछे कि थीटा प्लस 4 पाई का साइन क्या हो जाएगा तो ये भी साइन थीटा ही होगा। बिल्कुल सिंपल है। अब हमने प्लस 2 पाई किया है, अगर माइनस 2 पाई कर दें तो भी साइन थीटा हो जाएगा, क्योंकि माइनस का मतलब क्या हो जाएगा कि आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इस डायरेक्शन में घूम रहे हैं तो इस डायरेक्शन में भी घूमिए तो भी वापस यहीं पर आ जाइएगा। तो यहाँ से आपको एक बहुत सिंपल फॉर्मूला दिख रहा है कि साइन थीटा प्लस माइनस एनी मल्टीपल ऑफ 2 पाई दिस इज इक्वल टू साइन थीटा। इसको रट लो, रटने की जरूरत भी नहीं है। अगर आपके दिमाग में ये यूनिट सर्कल वाला डायग्राम बैठा हुआ है और साइन थीटा और कॉस थीटा का मतलब समझ में आ रहा है कि साइन थीटा क्या है वाई कोऑर्डिनेट, कॉस थीटा क्या है एक्स कोऑर्डिनेट, तो अगर आप थीटा पे हैं और इसके बाद आप 2 पाई का कोई भी मल्टीपल लेते हैं, ठीक है, ऑड इवन कोई भी मल्टीपल, आप एंटी क्लॉकवाइज जाइए चाहे क्लॉकवाइज जाइए,
2 पाई एंगल यानी कि 360 डिग्री के किसी मल्टीपल से और आप घूम कर आते हैं तो आप वापस वहीं आ जाइएगा ना। अगर आप 720 डिग्री का रोटेशन और करते हैं तो वापस वहीं आ जाइएगा, यानी कि साइन थीटा प्लस माइनस के टाइम्स 2 पाई दिस इज इक्वल टू साइन थीटा। इसी तरह हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि कॉस थीटा प्लस माइनस के टाइम्स 2 पाई, ये भी कॉस थीटा हो जाएगा। तो इस फॉर्मूले को समझ लो, बहुत सिंपल है कि थीटा में आप प्लस या माइनस 2 पाई का कोई भी मल्टीपल करिए तो साइन की वैल्यू या कॉस की वैल्यू में कोई चेंज नहीं होता है। ध्यान रखिए, अभी हमने 2 पाई का मल्टीपल लिया है। अब अगला क्वेश्चन ये होता है कि अगर 2 पाई के बदले हम लोग पाई का मल्टीपल लेते हैं, यानी कि थीटा तो है ही, हम लोग पाई डिग्री का रोटेशन और कर लेते हैं, यानी कि आप यहाँ आ जाइएगा। मान लेते हैं कि ये पॉइंट हो गया पी डैश। तो जैसे ही आप यहाँ पर आइएगा तो देखिए क्या हो जाएगा, ये P है, ये P डैश है। ये P डैश क्या बना, इस P पॉइंट का रिफ्लेक्शन है, रिफ्लेक्शन थ्रू ऑरिजिन। तो इसका कोऑर्डिनेट अगर XY है तो इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा -x -y। सिंपल ज्योमेट्री से दिख रहा है आपको। इस डायग्राम्स को ध्यान में रखिए, कभी कोई फॉर्मूले में गलती नहीं करिएगा। इसका कोऑर्डिनेट XY है तो इसका रिफ्लेक्शन थ्रू ऑरिजिन लीजिएगा तो -x -y आ जाएगा। इस पॉइंट P डैश पर आप कैसे पहुंचिएगा, थीटा के बाद आप 180 डिग्री और घूम जाइए, आप P डैश पे आ जाइए। बिल्कुल, अगर आप चाहें तो सिर्फ 180 क्या, अगर आप 540 डिग्री भी घूम कर आइएगा तो भी यहीं पर आ जाइएगा। यानी कि हम लोग ये लिख सकते हैं कि साइन थीटा प्लस माइनस पाई दिस विल बी इक्वल टू माइनस साइन थीटा। ये हमने प्लस माइनस पाई क्यों किया है, क्योंकि आप ऐसे एंटी क्लॉकवाइज घूम के आइए या वापस ऐसे क्लॉकवाइज घूम के आ जाइए, आना तो आपको यहीं पर है। साइन थीटा प्लस पाई में क्या हो जाएगा, थीटा ये हो गया, प्लस पाई कर दिए तो आप इस पी डैश पे आ गए। इस पी डैश का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, -x -y। यानी कि हम लोग लिख सकते हैं कॉस थीटा प्लस माइनस पाई दिस इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा। तो प्लस करने पे तो आप इस रास्ते एंटी क्लॉकवाइज से आए। अगर हम लोग थीटा माइनस पाई कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है, थीटा एंगल तो ये हो गया, माइनस पाई का मतलब क्या है कि इस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आप वापस ऐसे आ गए। तो थीटा आप ऐसे गए एंटी क्लॉकवाइज तो इधर गए, माइनस पाई में आप ऐसे वापस आ गए तो वापस तो आप इसी पी डैश पे आ गए। तो साइन थीटा प्लस माइनस पाई जो है वो माइनस साइन थीटा होगा। इसी तरह हम लोग लिख सकते हैं कॉस के लिए भी कि कॉस थीटा प्लस माइनस पाई दिस इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा। और यहाँ पर हमने अभी प्लस माइनस पाई दिया है, लेकिन पाई का कोई भी ऑड मल्टीपल हो, यानी कि 1 पाई 3 पाई 5 पाई तो भी सेम रिलेशन होगा। ध्यान रखिए, ऑड मल्टीपल मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर इवन मल्टीपल हो गया तब तो आप ये ऊपर वाले केस में चले जाइएगा ना। तो थीटा प्लस माइनस ऑड मल्टीपल ऑफ पाई दिस इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, कॉस थीटा प्लस माइनस पाई दिस इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा। इन दोनों को अगर आप डिवाइड कर दीजिएगा तो आपको क्या मिल जाएगा, बहुत सिंपल है, आपको मिल जाएगा tan थीटा प्लस माइनस पाई दिस इज इक्वल टू tan थीटा। तो यहाँ से आपको दिख गया कि जो tan फंक्शन है उसका पीरियड पाई है। साइन और कॉस का तो पीरियड 2 पाई होता है, लेकिन tan का पीरियड पाई होता है। इसी का उल्टा कर दीजिएगा तो आपको कॉट मिल जाएगा। तो ये बहुत ही सिंपल रिलेशन है। इस रिलेशन का यूज हम लोग आगे इन्वर्स फंक्शन में काफ़ी करेंगे, इसलिए इसको समझ लीजिए, रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिंपल आपको कॉन्सेप्ट ये देखना है कि अगर आप पूरब की तरफ देख रहे हैं, ईस्ट देख रहे हैं, तो पूरा 1 चक्कर या 4 चक्कर या 10 चक्कर अगर आप ले लीजिएगा तो आप वापस वहीं आ जाइएगा ना, साइन थीटा पे या कॉस थीटा पे आ जाइएगा। लेकिन अगर आपने 180 डिग्री का टर्न लिया, अभी आप ईस्ट देख रहे हैं, 180 डिग्री का टर्न ले लीजिएगा तब तो आप वेस्ट हो जाइएगा। सिंपल यही फंडा यहाँ पर भी चल रहा है। अगर 180 डिग्री या 180 का ऑड मल्टीपल लीजिएगा तो साइन में भी माइनस आएगा, कॉस में भी माइनस आएगा, और tan में क्या हो जाएगा, tan थीटा प्लस माइनस पाई वो tan थीटा के बराबर हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों को डिवाइड कर दिया हमने। आप ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि आप इधर हैं, इस डायरेक्शन में हैं, तो इस डायरेक्शन से किसी ने आपको 180 डिग्री पूरा घुमा दिया तो क्या हो जाएगा, अगर इधर का वेक्टर था v तो इधर का वेक्टर हो जाएगा -v। ये तो आप लोगों ने वेक्टर अलजेब्रा में भी देखा होगा कि 180 डिग्री अगर किसी वेक्टर को आप घुमा देते हैं तो v वेक्टर -v बन जाता है। 180 हो यानी कि पाई हो या 3 पाई हो या 5 पाई हो, पाई का कोई भी ऑड मल्टीपल से किसी वेक्टर को आप घुमा दीजिएगा
तो वो वेक्टर का माइनस हो जाएगा। और अगर इसी वेक्टर को आप 2 पाई से घुमा दीजिएगा एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज, तो आप वापस वहीं आ जाइएगा, यानी कि v वेक्टर था तो आप v वेक्टर पे ही रह जाइएगा। जिन लोगों ने कॉम्प्लेक्स नंबर पर रखा है उनको ये भी ये पता होगा कि मान लीजिए कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर है z, तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग e⁻i थीटा से मल्टीप्लाई करते हैं। उसका मतलब क्या होता है कि इस वेक्टर को आप थीटा एंगल से रोटेट कर रहे हैं। तो अगर हम लोग e⁻i पाई से मल्टीप्लाई करेंगे, इसका मतलब क्या है, पाई एंगल से रोटेट करेंगे। e⁻i पाई क्या होता है, दिस इज इक्वल टू -1, तो z इंटू e⁻i पाई, यानी कि पाई एंगल से रोटेट करने का मतलब क्या हो गया, दिस कॉम्प्लेक्स नंबर बिकम्स -z। तो सिंपल एक ही फंडा है जो हर जगह कॉम्प्लेक्स नंबर, ट्रिगोनोमेट्री, वेक्टर सब जगह चलता है कि अगर आप पाई से रोटेट करिएगा तो वो वेक्टर या कॉम्प्लेक्स नंबर माइनस हो जाएगा। आप पाई से रोटेट करिए या 3 पाई से करिए या 5 पाई से करिए, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई से करिएगा तो माइनस हो जाएगा। लेकिन अगर आप 2 पाई से करिए, चाहे 4 पाई से करिए या 6 पाई से करिए, 8 पाई से करिए, 2 पाई का कोई भी मल्टीपल हो या पाई का इवन मल्टीपल हो, तो आप वापस वहीं पर आ जाइएगा। तो ये फंडा अगर आपने समझ लिया कि पाई के इवन मल्टीपल से रोटेट होने पे इस पूरे थियरी में एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो इसलिए हर जगह देखिए मैंने प्लस माइनस लिखा है। तो अगर आप पाई से या 3 पाई से या 5 पाई से रोटेट हो रहे हैं तो साइन भी माइनस हो जाएगा, कॉस भी माइनस हो जाएगा। लेकिन टैन क्योंकि इनका रेशियो है तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो सेम रह जाएगा। लेकिन अगर आप 2 पाई से या 4 पाई से या 6 पाई से रोटेट हो रहे हैं, या तो एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज, तो आप वापस वहीं पर आ जाइएगा, यानी कि साइन थीटा प्लस माइनस के 2 पाई, दिस विल बिकम साइन थीटा। पांचों फॉर्मूले को अच्छे से समझ लीजिएगा। और एक और सिंपल जो होता है कि साइन 90 माइनस थीटा इजकल टू कॉस थीटा, जो हर बच्चे को पता है, या कॉस 90 माइनस थीटा इजकल टू साइन थीटा। इसका यूज़ करके आप किसी भी बड़े एंगल का साइन, कॉस, टैन, कॉट सब फाइंड कर सकते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं कि जो साइन फंक्शन है या कॉस फंक्शन है उसका इन्वर्स क्यों नहीं एग्जिस्ट करता है। फॉर द वेरी सिंपल रीज़न, उसका इन्वर्स इसलिए एग्जिस्ट नहीं करता है क्योंकि ये फंक्शन 1 नहीं है। हमने हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट किया, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किया y इक्वल टू हाफ पे, तो हमने क्या देखा कि ये हॉरिजॉन्टल लाइन तो साइन एक्स वाले कर्व को बहुत जगह इंटरसेक्ट कर रहा है। इनफैक्ट इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करता है। क्यों करता है? क्योंकि अगर आपको ये दे रखा है कि y इज इक्वल टू साइन एक्स और ये दे रखा है कि साइन एक्स इक्वल टू हाफ, तो x की क्या वैल्यू हो सकती है? x की तो इनफाइनाइट वैल्यू हो सकती है। x की वैल्यू π/6 भी हो सकती है, π/6 प्लस 2π भी हो सकती है, π/6 माइनस 2π भी हो सकती है। हजारों लाखों वैल्यूज़ हो सकती हैं x की, यानी कि ये 1 फंक्शन तो रहा ही नहीं। आप यहाँ से भी देख सकते हैं, हमने बताया था कि कोई फंक्शन अगर 1 होना है तो उसको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होना है। और मैं 1 की बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ऑन टू वाला जो कंडीशन होता है ना, वो उतना लफड़ा नहीं करता है। अगर आप अपने सेट B को रेंज ऑफ f के बराबर कर दें, अब साइन एक्स का या कॉस एक्स का रेंज क्या होता है? -1 से 1 होता है। तो अगर हमने सेट B को बना दिया है -1 से 1, ये वाला सेट, तो हमें अब ऑन टू के बारे में तो सोचना ही नहीं है। हमें मालूम है कि साइन एक्स जो है वो -1 से 1 के बीच का हर वैल्यू को ऑब्टेन कर लेता है। तो ऑन टू वाला कंडीशन हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक नहीं है। प्रॉब्लमेटिक क्या है? 1 वाला कंडीशन, क्योंकि मैं यहाँ से देख रहा हूँ कि ये कर्व 1 फंक्शन का है ही नहीं। साइन ऑफ π/6 जो है वो भी हाफ है, साइन ऑफ 5π/6 वो भी हाफ है, साइन ऑफ -7π/6 वो भी हाफ है। यानी कि बहुत सारे x हैं जिनका एक ही y है ना। आप यहाँ से देख लीजिए, y इक्वल टू साइन एक्स, ये जो कर्व है बहुत सारे x हैं, ये है, ये है, ये है, ऐसे हजारों x हैं जिनका एक ही y है। यानी कि ये कैसा फंक्शन हो गया? मेनी वन फंक्शन हो गया ना। देखिए, फॉर मेनी वैल्यूज ऑफ x आई हैव ओनली 1 वैल्यू ऑफ y। तो ये फंक्शन तो मेनी वन हो गया, तो इसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो इस फंक्शन का इन्वर्स क्यों नहीं एग्जिस्ट करेगा? क्योंकि ये मेनी वन फंक्शन है, 1 नहीं है, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग नहीं है। तो क्या मैं इस प्रॉब्लम को, इस डिफेक्ट को, कौन सा डिफेक्ट? डिफेक्ट ये है कि जो साइन एक्स फंक्शन है 1 नहीं है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग नहीं है, तो क्या मैं इस डिफेक्ट को दूर कर सकता हूँ? बिल्कुल दूर कर सकता हूँ। जो प्रॉब्लम है, जो डिफेक्ट है, डिफेक्ट की वर्डिंग में ही देखिए सॉल्यूशन छिपा हुआ है। डिफेक्ट क्या है? डिफेक्ट ये है
कि ये जो कर्व है ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग नहीं है, लेकिन मुझे दिख रहा है कि अगर मैं यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये वाला जो इंटरवल है -π/2 से π/2, अगर मैं सिर्फ इस इंटरवल की बात करूँ या सिर्फ इस इंटरवल की बात करूँ या यहाँ से लेकर के यहाँ तक, इस तरह के जो पाई लेंथ वाले इंटरवल हैं, अगर मैं अपना सारा ध्यान उसी इंटरवल पे कंसंट्रेट करूं, यानी कि मैं अपने डोमेन को इतना ही बना दूं, डोमेन को -∞ से इन्फिनिटी नहीं रहने दूं, क्योंकि देखिए क्या है, sin x जो फंक्शन है इसका डोमेन क्या होता है, डोमेन होता है -∞ टू इन्फिनिटी, रेंज होता है -1 to 1, हर किसी को पता है। तो डोमेन जो -∞ टू इन्फिनिटी है, इस डोमेन को अगर मैं रिस्ट्रिक्ट कर दूं, कितने से, -π/2 से π/2 तक, तो अगर मैं इस डोमेन की बात करूं, किस डोमेन की, ये वाला जो डोमेन है ना, देखो इतने डोमेन में मुझे दिख रहा है कि ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो 1 1 भी हो जाएगा, ऑन टू तो पहले ही से है, यानी कि अगर मैं फंक्शन के डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर दूं तो ये जो sin x फंक्शन जो अभी बिल्कुल स्वच्छंद होकर के बिल्कुल खुले साड़ की तरह इधर उधर घूम रहा था, बोल रहा था कि मेरा तो इन्वर्स एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, इसका भी इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। लेकिन कब करेगा, अगर मैं इस फंक्शन के डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर दूं। किस डोमेन में रिस्ट्रिक्ट करूं, बहुत सारे ऑप्शन मेरे पास हैं, या तो मैं डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करके -π/2 से π/2 तक कर दूं, ये एक तरीका है, या मैं इसको π/2 से लेकर के 3π/2 तक कर दूं। इस तरह के हजारों इंटरवल्स हैं जिनमें अगर मैं इसके डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर दूं तो ये फंक्शन 1 1 हो जाएगा। कन्वेंशन ये होता है कि जो एंगल का स्मॉलेस्ट वैल्यू वाला हो ना, जैसे ये वाला हो, इसमें हम लोग रिस्ट्रिक्ट करते हैं, तो हम लोग कहते हैं कि ये sin x का प्रिंसिपल डोमेन है। प्रिंसिपल डोमेन मतलब इसमें हमने रिस्ट्रिक्ट कर दिया है, अब हम लोग सारा काम इसी डोमेन में करेंगे, बाकी सारे डोमेन को भूल जाएंगे। यानी कि हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि sin x फंक्शन जो है वो इसी 2 पॉइंट्स के बीच, इसी इंटरवल के लिए डिफाइंड है। तो अगर sin x फंक्शन इस रिस्ट्रिक्टेड डोमेन के लिए ही डिफाइन होगा, तब इस फंक्शन का इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। और जो थ्योरी हमने sin x के लिए बताई है वही थ्योरी cos x के लिए होती है, वही थ्योरी tan x के लिए होती है। 6 जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है सब में यही थ्योरी चलती है। सारे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन क्या है, पीरियोडिक हैं, अपनी वैल्यूज़ को वो रिपीट करते रहते हैं आफ्टर सर्टेन टाइम पीरियड। तो अगर मैं पाई लेंथ का एक इंटरवल ले लूँ उनके डोमेन में, sin x के केस में हमने -π/2 टू π/2 लिया है, cos x के केस में मैं अभी आगे ग्राफ दिखाऊंगा तो आपको दिख जाएगा 0 से पाई तक लेना पड़ता है। तो पाई लेंथ का अगर आप रिस्ट्रिक्टेड डोमेन ले लीजिएगा तो वो sin x, cos x, tan x सब के सब फंक्शंस का इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। तो हमेशा ध्यान रखिए, sin x फंक्शन का इन जनरल इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता है, क्योंकि ये पीरियोडिक फंक्शन है, 1 1 नहीं है। लेकिन अगर हम लोग sin x के डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर दें तो क्या हो जाएगा, उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। और दूसरा ये भी ध्यान रखना, हमने बहुत पहले बताया था ना, f और f इन्वर्स में क्या रिलेशन होता है, जो f का डोमेन होता है वो f इन्वर्स का रेंज होता है। ये तो हमने बताया था ना, f फंक्शन क्या है, a से b होता है, और f इन्वर्स फंक्शन कहाँ से होता है, b में स्टार्ट करता है और a पे जाता है, f इन्वर्स फंक्शन। तो f इन्वर्स फंक्शन का जो डोमेन है वो क्या है, f का रेंज है, और f इन्वर्स का जो रेंज है वो f का डोमेन है। तो अब यहाँ पर f की जगह sin x डाल दो, तो यहाँ पे sin x आ गया, तो यहाँ पे sin इन्वर्स आ गया। और अभी हमने बताया कि हम लोग sin x के डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं -π/2 से लेकर के π/2 तक। ये क्या है, ये है डोमेन ऑफ sin x। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा रेंज ऑफ sin इन्वर्स x। इसी को कहते हैं प्रिंसिपल रेंज, क्योंकि sin x का ये प्रिंसिपल डोमेन है, तो ये sin इन्वर्स x का प्रिंसिपल रेंज है। प्रिंसिपल रेंज इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि देखो sin इन्वर्स x क्या है, ये तो मल्टी वैल्यूड फंक्शन है। मल्टी वैल्यूड का मतलब क्या है, मान लीजिए कि आपसे कोई पूछ रहा है कि बेटे बताओ sin इन्वर्स हाफ क्या होगा, तो क्या हो जाएगा, π/6 होगा, 5π/6 होगा, π/6 प्लस 2π होगा, बहुत सारे इसके ब्रांचेज होंगे, मल्टी वैल्यूड फंक्शन है। ये जो sin इन्वर्स हाफ है, बहुत सारे इसके वैल्यूज हैं, हमने उसमें से एक प्रिंसिपल वैल्यू ले लिया। प्रिंसिपल वैल्यू कौन, जो इस रेंज में -π/2 से π/2 के बीच में लाई करता है, इसलिए हम लोग उसको कह रहे हैं प्रिंसिपल रेंज। प्रिंसिपल रेंज किसका हुआ, sin इन्वर्स फंक्शन का। उसका प्रिंसिपल रेंज क्यों हुआ, क्योंकि sin x का प्रिंसिपल डोमेन क्या था, -π/2 से π/2। तो ये डोमेन है sin x का,
तो ये रेंज हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स का, क्योंकि दोनों में क्रिस क्रॉस होता है ना, तो जो साइन एक्स का डोमेन होगा वो साइन इनवर्स एक्स का रेंज हो जाएगा। साइन एक्स का डोमेन हमने अभी देख लिया कि -π/2 से π/2 है, तो साइन इनवर्स एक्स का रेंज हो जाएगा -π/2 से π/2। तो यही थियरी हम लोग हर जगह लगाएंगे, कॉस एक्स में, टैन एक्स में, सब में हम लोग एक इंटरवल ले लेंगे, वो इंटरवल पाई लेंथ का होगा, उसी इंटरवल में उस फंक्शन के डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर देंगे। डोमेन रिस्ट्रिक्ट हो गया, फंक्शन 1 1 हो गया, फंक्शन 1 1 हो जाएगा तो उसका इन्वर्स भी एग्जिस्ट करेगा। तो बच्चों अभी हमने देखा कि अगर हम लोग साइन एक्स फंक्शन के डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर दें यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये जो डार्क वाला पोर्शन है ना -π/2 से π/2, इस रिस्ट्रिक्टेड डोमेन में साइन एक्स फंक्शन जो है उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। आपने डोमेन को रिस्ट्रिक्ट किया है -π/2 से π/2 तक, इस इंटरवल का लेंथ पाई है। तो एक नेचुरल सा क्वेश्चन होता है कि क्या हम लोग इस साइन एक्स के डोमेन को किसी और छोटे इंटरवल से रिस्ट्रिक्ट कर दें क्या, ताकि हमारा काम चल जाए। कोशिश करके देखते हैं। मान लीजिए कि आपने साइन एक्स के डोमेन को इतनी दूर में ही रिस्ट्रिक्ट कर दिया, मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक, ये जो इंटरवल है वो पाई लेंथ से छोटा है। तो अगर साइन एक्स के डोमेन को आप इतनी ही दूर में रिस्ट्रिक्ट करिएगा तो देखिए क्या प्रॉब्लम होगा, बहुत सारा प्रॉब्लम हो जाएगा। उस केस में आप साइन इनवर्स -1 देखिए डिफाइन नहीं कर पाइएगा, क्योंकि साइन इनवर्स -1 जो है वो -π/2 होता है, और -π/2 आपके इस रिस्ट्रिक्टेड डोमेन में लाई ही नहीं करता है। तो अगर आप डोमेन को पाई लेंथ से छोटे किसी इंटरवल में रिस्ट्रिक्ट करिएगा तो प्रॉब्लम होगी। प्रॉब्लम ये होगी कि वो फंक्शन ऑन टू नहीं रहेगा। ऑन टू क्यों नहीं रहेगा? ऑन टू इसलिए नहीं रहेगा क्योंकि आपके रेंज में बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स होंगे। रेंज क्या है? रेंज देखिए साइन एक्स का हमने रिस्ट्रिक्ट नहीं किया है, वो आप कर भी नहीं रहे हैं। हम लोग तो सारा रिस्ट्रिक्शन का जो खेल है वो साइन एक्स फंक्शन के डोमेन पे लगा रहे हैं। रेंज तो अभी भी -1 to 1 है। तो अगर आप साइन एक्स के डोमेन को इतने छोटे से इंटरवल में रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं तो प्रॉब्लम ये होगी कि रेंज के बहुत सारे एलिमेंट्स होंगे जहां पर साइन इनवर्स फंक्शन डिफाइन ही नहीं है। फॉर एग्जांपल देखिए साइन इनवर्स -1 है -π/2, लेकिन वो साइन एक्स के डोमेन में लाई नहीं कर रहा है। तो इसलिए जब भी हम लोग रिस्ट्रिक्टेड डोमेन का खेल खेलते हैं ना, तो हमेशा ध्यान रखिए कि रिस्ट्रिक्ट करके आप उसको एक इंटरवल में ला रहे हैं, लेकिन उस इंटरवल का लेंथ पाई होना चाहिए, इससे ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे ज़्यादा होगा तो आप ऊपर से फिर नीचे ढलान पे आ जाएंगे, तो फंक्शन जो है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग नहीं रहेगा, 1 वाला कंडीशन ब्रेक हो जाएगा। तो आप जो डोमेन रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं उसके इंटरवल का लेंथ पाई ही होना चाहिए। अगर पाई से छोटा होगा तो प्रॉब्लम क्या होगी? ऑन टू वाला कंडीशन वायलेट होने लगेगा। अगर पाई से बड़ा होगा तो उस केस में वो फंक्शन 1 नहीं रहेगा। अब इसी से रिलेटेड दूसरा आइडिया किसी बच्चे को हो सकता है कि सर ठीक है, हम लोग डोमेन को क्यों ना ऐसे रिस्ट्रिक्ट कर दें इतने दूर में 0 से पाई तक। कुछ बच्चे बोल सकते हैं कि सर आपको पाई लेंथ का ही इंटरवल चाहिए ना डोमेन रिस्ट्रिक्ट करने के लिए, तो लीजिए आप 0 से पाई तक डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर दीजिए। लेकिन ऑब्वियसली इसमें प्रॉब्लम होगी। क्या प्रॉब्लम होगी? बहुत से बच्चों को दिख रहा होगा। प्रॉब्लम ये होगी कि इस डोमेन में साइन एक्स फंक्शन जो है वो हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट को फेल कर जाएगा। क्यों फेल करेगा? क्योंकि फंक्शन देखिए इधर इस साइड में इंक्रीजिंग है, इस साइड में डिक्रीजिंग है। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग नहीं हुआ। तो जब भी आप ये डोमेन रिस्ट्रिक्शन वाला खेल खेलते हैं ना, तो 2-3 कंडीशन आपको फुलफिल करना पड़ता है। और वो कंडीशन क्या क्या होता है वही मैंने यहाँ पे लिखा है, हाउ टू कंस्ट्रक्ट प्रिंसिपल डोमेन। इस डोमेन को प्रिंसिपल डोमेन भी कहते हैं, एक कन्वेंशनल नेम है। पहला चीज़ तो आपको करना होता है कि यू हैव टू टेक एन इंटरवल ऑफ लेंथ पाई। इससे ना तो छोटा हो सकता है ना बड़ा हो सकता है। छोटा होने में प्रॉब्लम होगी कि ऑन टू का कंडीशन वायलेट होगा, बड़ा होने में प्रॉब्लम होगी कि फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग नहीं रहेगा। तो पहला कंडीशन तो होना चाहिए कि दैट इंटरवल शुड हैव लेंथ पाई। दूसरा कंडीशन होना चाहिए कि इन विच फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, दोनों में से कोई एक हो जाए। तो कोई अगर अति उत्साही बालक, नटखट बालक अगर ये करता है कि सर यहाँ से स्टार्ट करो ना 0 से और पाई तक चले जाओ, साइन एक्स को हम लोग इस डोमेन में रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं,
तो उस नटखट बालक को समझाइए कि बेटे इस डोमेन में प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि इस डोमेन में फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग नहीं है, एक साइड में फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, दूसरे साइड में डिक्रीज कर रहा है। तो इसीलिए ये वाला जो डोमेन है ना, ये हमारे काम का नहीं है। हमारे काम का कौन सा डोमेन है? हमारे काम का यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये वाला डोमेन है। लेकिन एक दूसरा नटखट लेकिन होशियार बालक बोल सकता है कि सर ये हम लोग इस डोमेन में क्यों ना काम करें, π/2 से लेकर के यहाँ तक 3π/2 तक। और उसका कहना बिल्कुल सही है, क्योंकि देखिए इस डोमेन का लेंथ भी पाई होगा, इस डोमेन में भी ये जो sin x फंक्शन है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। तो कोई नटखट बालक ये भी तो बोल सकता है कि सर मैं अपना डोमेन π/2 से लेकर के 3π/2 तक लूँगा, मैं आपकी बात नहीं मानूंगा, मेरे लिए डोमेन तो यही हो गया। तो वो मान सकता है और कर सकता है। और आप पूरा इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन की थियरी इसी डोमेन को मान करके डेवलप करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपकी थियरी में कोई लफड़ा नहीं होगा। आपका प्रिंसिपल डोमेन ये मान लीजिए चलेगा। लेकिन इस तरह तो हर मैथमेटिशियन अपना अपना डोमेन लेकर आएगा। कोई आगे वाला बोलेगा कि मैं 3π/2 से लेकर के 5π/2 तक करूंगा, तो पूरी दुनिया में तो कोहराम मच जाएगा ना। हर मैथमेटिशियन अपना डोमेन सर पे उठा करके घूम रहा है। तो इसी में सारे मैथमेटिशियन ने मिलकर आपस में फैसला किया कि भाई ऐसे नहीं चलेगा, झगड़ा वगड़ा मत करो, हम लोग एक कन्वेंशन लेते हैं। कन्वेंशन ये लेते हैं कि ना तुम्हारी बात ना मेरी बात, जो सबसे छोटा एंगल दे दे उसी को प्रिंसिपल डोमेन मान लो। तो ऑब्वियसली ये वाला देखिए -π/2 से π/2, ये तो आपको छोटे छोटे मैग्नीट्यूड का एंगल दे रहा है ना, 0 डिग्री, 15 डिग्री, 10 डिग्री, π/3, π/4। अगर आप इधर आ जाइएगा तो बड़े बड़े एंगल्स में आपको ऑपरेट करना पड़ेगा। तो प्रिंसिपल डोमेन में तीसरा रूल आया, ये कन्वेंशन से आया कि वो वाला डोमेन हम लोग लेंगे इन विच एंगल इज स्मॉलर इन मैग्नीट्यूड। तो साइन के केस में हम लोग -π/2 से π/2 लेते हैं। दिस इज द डोमेन, प्रिंसिपल डोमेन फॉर sin x फंक्शन। एंड ऑब्वियसली रेंज जो है वो तो फिक्स है, -1 से 1 रहता है, उसमें तो कोई लोचा ही नहीं है, उसमें तो कोई चेंज ही नहीं होना है। तो ये 3 रूल होता है हाउ टू कंस्ट्रक्ट प्रिंसिपल डोमेन। और इसी रूल पर बेस्ड आप cos x, tan x, sec x सबका प्रिंसिपल डोमेन बना सकते हैं। धीरे धीरे से सारे फंक्शन का मैं ग्राफ बनाऊंगा तो वहाँ पर आपको दिखाऊंगा कि देखो बेटा ये इसका प्रिंसिपल डोमेन है, हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक डोमेन को रिस्ट्रिक्ट किया, उस पोर्शन को हम लोग हाईलाइट कर देंगे, थोड़ा सा डार्क बना देंगे। फॉर एग्जाम्पल देखिए ये cos x फंक्शन है, इसका प्रिंसिपल डोमेन 0 से लेकर के पाई तक होगा। इस डोमेन में आप देख रहे हैं कि जो डोमेन का इंटरवल है वो पाई लेंथ का है, चलो रूल नंबर 1 सेटिस्फाई हो गया। इस डोमेन में आप देख रहे हैं कि फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, रूल नंबर 2 भी सेटिस्फाई हो गया। और आप देख रहे हैं कि इस डोमेन में फंक्शन की जो वैल्यू है वो ठीक ठाक लेस मैग्नीट्यूड की है। लेकिन कुछ बच्चे बोल सकते हैं कि सर आपने 0 से पाई क्यों लिया, आप यहाँ से ले लेते ना -π से 0 तक, तो क्या आपका बिगड़ जाता? बिगड़ता कुछ नहीं, आप इसमें भी काम कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको 2 ऑप्शन मिले कि बेटा तुम्हें पॉजिटिव नंबर में काम करना है और दूसरा ऑप्शन है कि बेटा तुम्हें नेगेटिव नंबर में काम करना है, तो कौन सा ऑप्शन चूज करोगे? ऑब्वियसली पॉजिटिव नंबर वाला। तो ये भी कन्वेंशन होता है कि अगर आपको दोनों इक्वली गुड ऑप्शन मिल रहे हैं, एक ऑप्शन में सारे नंबर्स आपको पॉजिटिव मिल रहे हैं, एक ऑप्शन में सारे नंबर आपको नेगेटिव मिल रहे हैं, तो ऑब्वियसली दुनिया पॉजिटिव की तरफ ही जाएगी ना, कोरोना पॉजिटिव नहीं, नॉर्मल वाला पॉजिटिव। ठीक है, तो इसलिए हम लोग 0 से पाई वाला जो ये इंटरवल है ना, इसको लेते हैं प्रिंसिपल डोमेन ऑफ cos x। तो इसी तरह से हर फंक्शन sec x का, tan x का हम लोग प्रिंसिपल डोमेन अभी आपको ग्राफ में दिखा देंगे। तो ये तो हो गया कि ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शंस के प्रिंसिपल डोमेन को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो अब इतना डोमेन के बारे में समझाने के बाद हम लोग साइन इनवर्स फंक्शन का एक फॉर्मल डेफिनेशन आपको दे दें? बिल्कुल दे सकते हैं। थीटा कोई एंगल है, इस थीटा एंगल पर आपने एक ऑपरेशन किया, एक फंक्शन लगाया साइन, तो आप कहाँ पहुँच गए? आप पहुँच गए x पे, और ये x क्या है? x है साइन थीटा। अब आप वापस आना चाहते हैं, यानी कि x से आप वापस आना चाहते हैं थीटा पे, तो किस रास्ते आइएगा? साइन इनवर्स फंक्शन के रास्ते। तो अगर मैं कोई इनवर्स फंक्शन डिफाइन कर रहा हूँ साइन इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा, तो इस फंक्शन का डेफिनेशन क्या होता है? ध्यान दीजिए, ये x किसको बिलोंग करता है? दिस बिलोंग्स टू रेंज ऑफ साइन फंक्शन। ये थीटा किसको बिलोंग कर रहा है? दिस बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ साइन फंक्शन। तो अगर आपको साइन इनवर्स x फंक्शन को डिफाइन करना है तो हम लोग कहेंगे कि साइन इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा सच दैट कंडीशन क्या होनी चाहिए? साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू x। अब देख रहे हैं ना,
यहाँ से देखिए, अगर साइन इनवर्स x इजकल टू थीटा है, यानी कि थीटा वैसा एंगल है जिसके साइन की वैल्यू x है। आप तो यहाँ से भी देख रहे हैं, थीटा वैसा एंगल है जिसके साइन की वैल्यू x है। लेकिन क्या ये कंप्लीट डेफिनेशन हुआ? नहीं हुआ, नहीं हुआ, नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? इसलिए नहीं हुआ क्योंकि दुनिया में 10,000 बिलियन ट्रिलियंस एंगल हैं जिनका साइन की वैल्यू x होगी। मान लेते हैं कि x की वैल्यू हाफ है, तो दुनिया में तो हजारों एंगल्स हैं ना जिनके साइन की वैल्यू हाफ होगी। तो ये कंप्लीट डेफिनेशन नहीं हुआ। ये कंप्लीट डेफिनेशन इसीलिए भी नहीं हुआ क्योंकि देखिए, ये थीटा कहाँ पे बिलोंग करता है? डी को, डोमेन को। और अभी हमने चिल्ला चिल्ला कर इतना घोट घोट कर समझाया कि ये जो डोमेन है ये प्रिंसिपल डोमेन होना चाहिए, तभी तो तुम साइन इनवर्स फंक्शन की बात ही कर पाओगे। तो ये कंप्लीट डेफिनेशन नहीं हुआ। डेफिनेशन ये होना चाहिए, इफ साइन इनवर्स x इजकल टू थीटा, दिस इम्प्लाइज साइन थीटा इजकल टू x, एंड दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन कि थीटा लाइज बिटवीन -π/2 टू π/2। तो जब तक ये वाला कंडीशन नहीं लगाइएगा ना, साइन इनवर्स फंक्शन का डेफिनेशन ही अधूरा है, उसकी कहानी ही पूरी नहीं होगी। तो साइन इनवर्स फंक्शन में दो कंडीशन, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट। पहला तो ये कि अगर कोई बोल रहा है कि साइन इनवर्स x इजकल टू थीटा, तो बोलोगे ठीक है, यानी कि थीटा एक ऐसा एंगल है जिसका साइन थीटा x है, ठीक। लेकिन ये हाफ पिक्चर है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। दूसरा पिक्चर क्या है कि उस थीटा को -π/2 से π/2 के बीच में लाई करना पड़ेगा। तो इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शंस के जितने भी डेफिनेशंस होते हैं ना, अभी तो मैंने साइन इन्वर्स का दिखाया, आप कॉस इन्वर्स का लीजिए, टैन इन्वर्स का लीजिए, तो सिर्फ ये वाला पोर्शन कि हाँ भाई उसके साइन की वैल्यू इतनी, कॉस की वैल्यू इतनी, सिर्फ ये कहने से काम नहीं चलता है। आपको साथ ही साथ ये भी कहना पड़ता है कि जो थीटा जो एंगल है, मैं कौन सा एंगल लूँ? ये वाला एंगल लीजिए जो प्रिंसिपल डोमेन में लाई करे। अगर ये साइन की बात हो रही है तो थीटा जो है -π/2 से π/2 में लाई करेगा। अगर कॉस की बात होगी तो हो जाएगा कि ये 0 से पाई के बीच में लाई करेगा। टैन की बात होगी तो और कुछ होगा, मैं अभी आगे आपको डायग्राम दिखाऊंगा तो बताऊंगा। तो ये समझ लीजिए कि जब भी हम लोग इन्वर्स फंक्शन को डिफाइन करेंगे तो दो चीज़ चाहिए, एक तो कि उसका साइन या कॉस या टैन उसकी वैल्यू इतनी है, ये तो बहुत ही सिंपल है। दूसरा ये कि वो जो एंगल है वो इस डोमेन में लाई करता है। तो ये हो गया फॉर्मल डेफिनेशन ऑफ एन इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन।